जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले एक पार्ट 1 भी है, ठीक है, उसमें भी हमने फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। तो ये पार्ट सेकंड है। इसके अंदर हम अगले जो 35 to 40 क्वेश्चंस है ये हम करेंगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर। उसके बाद पार्ट 3 और 4 भी आएगा, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। CDS 1 2015 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीज़ इसमें से सही नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट गिव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ पे जो बात करी है ना इसने नॉट करेक्ट की, तो ये पहली स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट जो है ना ये गलत हो गया। देखो अगर यहाँ पे पढ़ोगे आर्टिकल 32 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट द हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। हाई कोर्ट जो होता है वो रिट इशू करता है और हाई कोर्ट का जो रिट का जुरिडिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट से वाइडर भी होता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है। लेकिन हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो आर्टिकल 226 के तहत करता है, ना कि आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन CDS 2 2015 का है। देखो इसमें क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज या आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, ठीक है। जो नॉन सिटीजन हैं यानी कि जो फॉरनर्स हैं उनको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। मैंने पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट्स पे ये पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का कि सिटीजन्स को कौन सा फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स को कौन सा अवेलेबल है। तो इस पर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे एक बार कर लो आप और आपके क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर रहेंगे। तो देखो इसमें इसने पूछा कि कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा कह रहा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बेसिक कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। देखो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्या बोलते हैं फॉरनर्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेगा। उसका क्या है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी पहले इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, बाद में दूसरों को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स यानी कि फॉरनर्स इन इंडिया आर इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21। और ये कौन से आर्टिकल्स हैं इस पर भी क्वेश्चन आता है जिसपे नेशनल इमरजेंसी भी अगर लग गई तो वो आर्टिकल्स जो है सस्पेंड नहीं होते फंडामेंटल राइट के। तो आर्टिकल 20 एंड 21 इस पर भी हमने क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दीज आर गारंटेड टू ऑल पर्सनस वेदर सिटीजन्स और फॉरनर्स, ठीक है। तो आर्टिकल 21 और 14 तो सबको मिलते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 CDS 1 2014 के अंदर बोला है। इसने बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 सही क्यों है। देखो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट बाय इंसर्टिंग द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन आर्टिकल 19.1.c, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आर्टिकल 19.1.c में थ्रू 96th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 43B वॉज ऑल्सो इंसर्टेड इन द DPSP, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है। स्टेटमेंट नंबर 2 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास हेल्ड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एज दे आर नॉट स्टैचुरी बॉडीज बट बॉडीज क्रिएटेड अंडर द स्टैचू, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। 96 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का शब्द है ये हमने आर्टिकल 9.1.c के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CDS 1 2013 का, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट कह रहा था राइट कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तीसरा कह रहा है पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेज अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और डी कह रहा है फंडामेंटल राइट्स कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू मेंबर ऑफ फोर्सेज चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है कि जो आर्म फोर्सेज होते हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं कंपेयर टू अदर सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने पहली स्टेटमेंट कही कि द राइट कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359, ठीक है। आर्टिकल 359 जब एमरजेंसी का सिचुएशन आता है, ठीक है, उसके तहत जो है आर्टिकल 32 जो है सस्पेंड हो सकता है। लेकिन कौन सा सस्पेंड नहीं होता, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। जो प्रेसिडेंट लागू करता है वो वाली चीज़ बता रहा है, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर करा था। लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे इसने बोला कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट ओनली पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर shall have the power to make laws for prescribing punishment for those acts
विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेज अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। भारत के अंदर तो इतने सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये सेंटर का विषय है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पार्लियामेंट ही करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 CDS 2013 का है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट बट हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अपहोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सच। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं दी गई है, बट हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है होनी चाहिए भारत के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट्स, हाउएवर इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 19.1.a which guarantees the freedom of speech and expression. The Supreme Court of India has repeatedly upheld freedom of press as an essential and integral part of this right. ठीक है, तो जो आर्टिकल 19.1.a है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत ही फ्रीडम ऑफ प्रेस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समय समय पे एम्फेसिस दिया है कि ये प्रेस जो है हमारा फ्री होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 CDS 1 2014 का। कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी इसमें से जो चीज़ है वो गारंटीड नहीं है? तो फ्रीडम टू ओन, एक्वायर, डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री जो है ये दिस इज़ नॉट गारंटीड। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू द कंट्री ये भी है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली ये भी है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन ये भी है। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत। बट ये जो है ना फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। जैसा हमने पढ़ा था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, राइट टू ओन क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब ये लीगल राइट बन के रह चुका है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि सपोज अ लेजिस्लेशन वॉज पास बाय पार्लियामेंट इम्पोजिंग सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर, दीज इंक्लूडेड पेज सीलिंग, प्राइस एडवर्टीजमेंट। द लेजिस्लेशन इज नाउ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द लेजिस्लेशन इज वैलिड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31B। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे देख सकते हो, आर्टिकल 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ब्लैंकेट प्रोटेक्शन टू लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, rendering them immune from fundamental rights challenges including freedom of press under article 19.1.a. Option A is incorrect because inclusion of 9th schedule protects the law from judicial review on fundamental rights ground. Option C is incorrect for the same reason. Option D is incorrect because article 19 covers press freedom derived from citizens right. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। इसको थोड़ा डिटेल में आप लक्ष्मीकांत के अंदर देख लेना। आगे बात करते हैं। CDS 2012 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी चीज़ जो थी वो इंक्लूडेड नहीं है फंडामेंटल राइट के अंदर? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देख सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रीडम है और इक्वालिटी है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट सेपरेटली लिस्टेड इन फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द RTI एक्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट ऑन June 15, 2005. इट डिराइव्स इट्स स्टेटस एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 19.A। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो है ये RTI आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिटली जो है जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर ये छठा या फिर 5वां फंडामेंटल राइट इस टाइप की चीज़ नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 19.A के अंदर जो है इसका मेंशन है। तो बेसिकली आपको एलिमिनेशन से करना था ये वाला। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज़ करेक्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। दिस राइट हैज़ बीन गिवन टू ऑल इंडियन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इस पे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा था कि कई जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 85th दे देगा UPSC में, ठीक है, या फिर 84th दे देगा। तो मेक श्योर आपको याद रहे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और कब आया था ये? तो ये 2002 के अंदर आया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड इन आर्टिकल 21A in the Indian Constitution providing free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14। अब ये 6 to 14 के एज ग्रुप में भी कई बार UPSC कंफ्यूज कर सकता है, तो मेक श्योर आपको ये याद रहे एज अ फंडामेंटल राइट। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, CDS 1 2011 का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल अगेंस्ट एनरोचमेंट बाय लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स, द फंडामेंटल राइट गारंटी द राइट्स टू द सिटीजन। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स गारंटी सिविक लिबर्टी सो दैट ऑल इंडियन सिटीजन कैन लीड देयर लाइफ इन पीस एंड हार्मनी. दे प्रोटेक्ट सिटीजन against encroachment by the legislative and executive wings of the government. These rights are enforceable by the courts subject to certain restriction. ठीक है. Statement number 2 correctly explains what is the purpose described in statement number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन CDS 2011 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनमें से क्या चीज़ गारंटेड नहीं है. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है. ठीक है, ये रिपीट हो गया. तो राइट टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट, दिस इज ओनली अ लीगल राइट. ठीक है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर था और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने इसको रिमूव कर दिया था फंडामेंटल राइट से. अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक लीगल एक्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 CDS 1 2011 के 10 के अंदर पूछा गया है. कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सा इसमें से ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है. ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन ये हमारा ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है. ठीक है, इसको याद रखना आप. और ये राइट टू एजुकेशन कब आया था, तो आर्टिकल ये अमेंडमेंट कौन सा था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. और कौन से आर्टिकल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, 21.A. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 CDS 2010 का. कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ फॉरनर ऑन इंडियन सॉइल. तो ये फॉरनर वाले जो फंडामेंटल राइट होते हैं मैंने आपको बताया था हमेशा आते हैं. तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमने ऊपर भी किया था ये क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो है मिलता है सबको. ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. पहली स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन द केस ऑफ राइट्स विच फॉलो फॉर सम अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सही बात है. आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए ही है. अगला कह रहा है बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड को वरेंटो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दिस इज नॉट ट्रू. यहाँ पे जो ओनली लिख दिया ना, ओनली, इसकी वजह से स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगी. ठीक है, केवल फंडामेंटल राइट के पर्पज़ के लिए ही नहीं, वो किसी भी पर्पज़ के लिए इशू कर सकते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 CDS 2009 के अंदर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन. नॉन सिटीजन यानी कि फॉरनर्स को भी कौन सा राइट अवेलेबल है. तो पहला कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड फॉर्म एसोसिएशन. दूसरा कह रहा है फ्रीडम टू मूव, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगला कह रहा है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी. ठीक है, अगला कह रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये सबके लिए होता है. ठीक है, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो सबके लिए होता है. अगला क्वेश्चन CISF 2020 का है. कह रहा है कि पर्सनस बिलोंगिंग टू दी थर्ड जेंडर कैटेगरी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन. विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो जो थर्ड जेंडर होता है उसको जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करता है, तो आर्टिकल 14 एंड 21. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हो सकता है इस पर आगे भी क्वेश्चन बने. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी टू देयर जेंडर. दिस जजमेंट affirm that all transgender persons are entitled to the fundamental right under Article 14 and 21. Article 14 guarantees equality before the law and equal protection of the law. Article 21 ensures the right to property, right to life and personal liberty. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 CISF 2020 का. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ रेमेडी वेयर अ पर्सन कैन बी कमांडेड टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी विच ही और शी हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म. तो ये रिट्स है, ये मैंडेमस है. मैंडेमस का मतलब ये होता है वी कमांड. ठीक है, वी कमांड. ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो 5 तरह के रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड को वरेंटो. ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड यूज्ड बाय कोर्ट टू ऑर्डर अ पब्लिक ऑफिशियल हु हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म अ ड्यूटी टू रिज्यूम देयर वर्क. ठीक है, तो मान लो कोई भी पब्लिक ऑफिस में बैठा है और आपका जो है वो काम नहीं कर रहा, तो जो कोर्ट है वो मैंडेमस जो है रिट वो इशू कर सकता है कि वी कमांड, क्यों आपकी जो ड्यूटी है वो आप नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे आप. ठीक है, तो बेसिकली ये है ये. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 CISF 2019 का. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनजॉइंड अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, ऑब्वियसली 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर. और कौन सा आर्टिकल के तहत आया था ये, आर्टिकल 21A. ठीक है, ये भी आपको याद रखना. और कौन सी एज ग्रुप के लिए है ये, 6 से 14 ईयर्स. ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो है आप आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 CISF 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आर्टिकल 30 गारंटीज द राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। Protection under Article 30 is confined only to minorities and does not extend to any other section of the citizen. Article 27 freedom from compulsion to pay tax for promotion of a particular religion, and Article 28 freedom regarding religious instruction of educational institution, और Article 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ रिगार्डिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो बेसिकली आर्टिकल 30 जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे जो लक्ष्मीकांत है इसके अंदर आपको एक्सप्लिसिटली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CISF 2018 का, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी। तो सिंपल क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाइज, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 14 कहता है ये। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है CISF 2017 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कर रहा है इट इज़ अ राइट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। तभी अंबेडकर साहब ने इसको क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स अंडर दिस प्रोविजन, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कह रहा है द राइट गारंटेड बाय द आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इट कैन बी सस्पेंडेड, इट कैन बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 359 जो प्रेसिडेंट वाला होता है उसके तहत जो है नेशनल इमरजेंसी के तहत ये सस्पेंड हो सकता है। कौन सा सस्पेंड नहीं हो सकता, तो आर्टिकल 20 और 21 ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर जो सस्पेंड नहीं हो सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी आ जाए कुछ भी हो जाए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा था पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ इशूइंग रिट अंडर द प्रोविजन, ठीक है। बेसिकली तो ये वाला जो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट कैन बाय ऑर्डर सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सच राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। SSC वगैरह के अंदर भी पूछ लेते हैं, तो आर्टिकल 17 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया था इसके अंदर। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है CISF 2017 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा राइट है जो आर्टिकल 19 गारंटी नहीं करता, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन है, बट फ्रीडम टू फॉलो अ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस ये आर्टिकल 19 के तहत नहीं आता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत देखो 6 तरह की फ्रीडम आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 25 के तहत आता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं हमारा CISF 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। जैसे मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी जो है दिस इज अ लीगल राइट, ठीक है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 CISF 2012 कह रहा है राइट टू इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, दिस स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सएवर इन पब्लिक, नहीं ये तो आर्टिकल 15 कहता है ना, आर्टिकल 15 कहता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम बचा के रखेंगे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होने नहीं देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, जेंडर। अगला कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड पोस्ट फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये भी नहीं है, ठीक, केवल वन स्टेटमेंट जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 NDA 2010 का है, कह रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया इज़ आ बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट, ठीक है। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है तो आपको क्या करना है, दोनों पे क्लिक करना है, फंडामेंटल एंड लीगल राइट बोथ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ लीगल राइट दैट अलाउज पीपल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़. It is also recognized as a fundamental human right and an element of freedom of expression under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the ICCPR. In India, the right to information is a fundamental right under Article 19.1.a of the Constitution of India, and Article 21 also has provisions related to right to information. Additionally, it is a legal right enacted through RTI Act 2005.
ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। NDA 1 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द राइट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज एलियंस, बिल्कुल सही बात है, एलियंस मतलब फॉरनर्स, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये तो सबको ही मिलता है। दूसरा कह रहा है इट कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, बिल्कुल सही बात है। मान लो आपको ज़बरदस्ती किसी पुलिस ने जेल में डाल दिया, ठीक है, या फिर कोई फालतू का आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके तहत आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा कह रहा है कि इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, बिल्कुल सही बात है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है ह्यूमन डिग्निटी। उसके बाद कह रहा है इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। आर्टिकल 21 यूजेज द वर्ड पर्सन मेकिंग इट अवेलेबल टू सिटीजन एंड एलियंस अलाइक। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। अगला कह रहा है, देखो तीसरी स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट इन फ्रांसिस कॉरालिन मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हेल्ड दैट आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। और आर्टिकल 21 itself states that life and liberty may be taken away by procedure established by law provided the procedure is fair and reasonable। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 28, इसमें कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस राइट। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट कर रहा है इट गिव्स फ्रीडम टू कंसाइज एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एंड रिलीजन, बिल्कुल सही बात है। बी कह रहा है इट गिव फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। डी कह रहा है द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स दिस राइट फॉर सिटीजन। इट कैन मेक, ठीक है, स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है NDA 1 2014 का, कह रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में बी सीन एज गिविंग इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में बी सीन एज गिविंग इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर बेसिकली लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इक्वालिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन, इनकी एट्रोसिटीज़ अगर बच रही है तो उसका डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो रहा है, और टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी जो है इस पर भी हो रहा है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 NDA 1 2015 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू वर्क इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट कम्स अंडर DPSP। ठीक है, राइट टू वर्क जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, राइट टू एजुकेशन है ही भैया, कौन से 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2002 के तहत, किस आर्टिकल के अंदर 21A के तहत, कौन से एज ग्रुप के अंदर बच्चों के 6 से 14 साल के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना ही चाहिए, ये राइट टू एजुकेशन है। उसका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ये भी है आर्टिकल 19 के तहत। उसका राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी आर्टिकल 19 के तहत है। राइट टू वर्क जो है ये DPSP के अंदर आता है, ना कि FR के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो राइट टू वर्क जो है DPSP आर्टिकल 41 है। आगे बात करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट भारत के नागरिक के पास नहीं है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट वॉज एलिमिनेटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये एक लीगल राइट रह चुका है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, और लीगल राइट भी देखो कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 300A के तहत है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो राइट टू सिटीजनशिप जो है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो बहुत लोग इस पर कंफ्यूज होकर टिक मार देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको ऐसे में क्या करना है, जब इस टाइप की क्वेश्चन है तो आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, भावनाओं में नहीं बना है। देखो राइट टू इक्वालिटी तो आपने पढ़ाई है लक्ष्मीकांत में, ये तो है ही। राइट टू फ्रीडम भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, लेकिन राइट टू सिटीजनशिप थोड़ा ना हो जाएगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो सिटीजनशिप प्रोविजंस आर इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट पार्ट 3। ठीक है, तो हमने सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर किया है अब से पिछली वाली वीडियो में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो वो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ना कि पार्ट 3, फंडामेंटल राइट का पार्ट है ही नहीं वो। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट की कैटेगरी के अंदर सिटीजनशिप नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 33 NDA 1 2019 कह रहा है फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 19 इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो फंडामेंटल राइट ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया नॉट फॉरनर्स। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 कौन कौन से देखो अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हो, केवल भारतीय नागरिकों। तो आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक एम्पावरमेंट आर्टिकल 16। 6 बेसिक फ्रीडम जो आर्टिकल 19 के अंदर रखे हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, ये सब प्रोफेशन। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 20, 21 और 22 जो है ये सबके लिए होता है, ठीक है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर एलियन पर्सन हो, यानी कि फॉरनर हो। अगला क्वेश्चन NDA 2 2021 का है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू एजुकेशन तो भैया है। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद माइनॉरिटीज़ बिल्कुल है। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ये भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल्स ये नहीं है। इनफैक्ट ये जो आर्टिकल है, देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा आओगे, देखो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस टाइटल, ठीक है। इनफैक्ट इस पर एक आर्टिकल है आर्टिकल 18 जो कि अबॉलिश एक्सप्लिसिटली इसी के लिए आर्टिकल है कि किसी भी तरह का टाइटल जो है लोग ना लगाएं, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे आज़ादी से पहले लोग लगाते थे ज़मींदारी, ठीक है, ज़मींदार XYZ सिंह या फिर ज़मींदार XYZ जो भी उनका सरनेम होगा, ठीक है, या फिर कोई भी सामने टाइटल लगा लेते थे, ठीक है। तो वो टाइटल्स जो है अब अलाउ नहीं है। अब केवल एजुकेशनल टाइटल्स हैं, जैसे आप डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है, एजुकेशनल टाइटल्स हैं। और क्या है आपके मिलिट्री टाइटल्स हैं, जैसे आप लेफ्टिनेंट कर्नल जो है रिटायर होने के बाद भी लगा सकते हो। तो इस तरह के टाइटल्स जो हैं वो आप लगा सकते हो एजुकेशनल मिलिट्री। बट जो पहले के ज़मींदारी के टाइम पर जो टाइटल्स चलते थे, ठीक है, वो सब टाइटल्स अलाउ नहीं है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 18 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। The state is prohibited from conferring any title on any person. Citizen of India cannot accept titles from a foreign state without a consent of the president. Therefore, there is no right to be conferred with titles. Quite the opposite. Article और उसके बाद क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है राइट टू एजुकेशन, ये तो हमारे 21A के अंदर आता ही है। यहाँ पे जो इसने बेसिकली इसको जस्टिफाई किया है, ठीक है। उसका राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय माइनॉरिटी आर्टिकल 30 के अंदर आता है। अगेंस्ट अनटचेबिलिटी 17 के अंदर आता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 EPFO के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन्स। ऐसा सही नहीं है दोस्तों। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि केवल सिटीजन्स के लिए, तो ऐसा नहीं है, केवल सिटीजन्स के लिए तो नहीं है, फॉरनर्स के लिए भी है, भले ही कुछ है लेकिन है तो एक्सप्लिसिटली तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर नॉट एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स ओनली। सम फंडामेंटल राइट लाइक आर्टिकल 14, 20, 21, 22 भी इनफैक्ट ये सबके लिए, फॉरनर्स के लिए भी है। अगला क्वेश्चन UPSC जियो साइंटिस्ट 2022 क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? यू मे हैव द बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? नॉट एप्लीकेबल। पहले कह रहा है कि इट इज़ अ पावरफुल सेफगार्ड टू सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है द रिट में बी एड्रेस टू एनी पर्सन प्राइवेट और ऑफिशियल हु हैज़ अनदर पर्सन इन हिज कस्टडी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है इट सिक्योर्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन इम्प्रिजन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल चार्ज, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट एप्लीकेबल अंडर दिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये सही क्यों है, क्योंकि हैबियस कॉर्पस चैलेंजेस अनलॉफुल डिटेंशन। मान लो अनलॉफुली जो है किसी इंस्टीट्यूशन ने या फिर पुलिस ने आपको अनलॉफुली जो है वो डिटेंशन कर दिया है, ठीक है, कैद कर लिया है, तो उस केस में जो है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, ये सुप्रीम कोर्ट ये जारी करता है। लेकिन अगर ये लॉफुली कोर्ट ने सेंटेंस कर दिया, जैसे यहाँ पे इसने बताया कि इट सिक्योर्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर इम्प्रिजन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ है तो वो हैबियस कॉर्पस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर क्यों आएगा वो? क्योंकि अनलॉफुल के बारे में बात होता है यहाँ पे, ठीक है। अनलॉफुल, यहाँ पे कीवर्ड अनलॉफुल है। इफ अ कोर्ट लॉफुली सेंटेंसेस समवन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज द डिटेंशन इज लीगल एंड हैबियस कॉर्पस डज नॉट अप्लाई, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 UPSC जियो साइंटिस्ट 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ते हुए आए हैं, ये लीगल राइट है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था और ये केवल लीगल राइट ही बन चुका है। और ये लीगल राइट कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 300A के तहत है। क्वेश्चन नंबर 38 CAPFAC 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज एंड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो पहली स्टेटमेंट ऑल सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 14 के तहत इनको तो मिलेगा। ऑल सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, ऑल सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, ठीक है, तो अब्रॉड में कैसे दे पाएंगे भैया, जो इंडियन सॉइल के अंदर है ही नहीं। तो तीसरा कह रहा है फॉरनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 है, ठीक है, 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो आप। सॉल्यूशन, आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया एंड टू फॉरनर्स लिविंग इन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाउएवर इट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया हु आर लिविंग अब्रॉड एज ए प्रोटेक्शन अप्लाइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है वो इसलिए सही नहीं है, ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया में, क्योंकि हो सकता है ही इज़ बॉर्न इन इंडिया बट ही लिव्स अब्रॉड, ठीक है। बट जो आर्टिकल 14 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये केवल इंडियन टेरिटरी के अंदर लाई करता है, ठीक है। भले आप अमेरिका रह रहे हो, इंडियन सिटीजन हो, तो आपको ऊपर कैसे आर्टिकल 14 लागू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यूपीएससी सीएससी 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। दूसरा कह रहा है राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। सी कह रहा है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, और डी कह रहा है राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी। तो देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए क्योंकि यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। अब ये ऐसा क्यों है, तो देखो जो भी आपके राइट्स होते हैं, जो भी आपके हक होते हैं, ये आपके हक होते हैं, ये फंडामेंटली आपको गारंटी इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई भी स्टेट है वो आपको अनलॉफुली आपके रिस्ट्रिक्शंस को, आपके स्पीच को, आपके मूवमेंट को, ठीक है, उसको दबा ना पाए, ठीक है। तो ये जो भी हमारे राइट्स होते हैं वो हमारे फेवर में होते हैं, यानी कि सिटीजन्स की फेवर में होते हैं और स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली मिल जाएगी, ठीक है। अब बुक खोलोगे आप तो इसमें पता चल जाएगा। तो ये स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं हमारे राइट्स, लेकिन सिटीजन्स की फेवर में होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सॉल्यूशन कि राइट्स आर फंडामेंटल एंटाइटलमेंट्स और लिबर्टीज दैट पीपल आर इनहेरेंटली एंटाइटल्ड according the law of morality. They are claims that individuals can make against the state to ensure their freedom and protection are upheld, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी कोई भी फंडामेंटल राइट क्या बोलते हैं विदहेल्ड होती है, तो आप क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते हो, तो यानी कि आप स्टेट को बेसिकली एक तरह से चैलेंज कर रहे हो। तो बेसिकली इसको आप लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये भी सीएससी 2018 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर क्या क्या हैं बता दो। पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, तीसरा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी गवर्नमेंट, और डी कह रहा है कि पर्सनल लिबर्टी एंड सिविक राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है 1, 4 एंड 3। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी गवर्नमेंट ये रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट इज इनकरेक्ट। दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। दिस फोकस ऑन लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट पावर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये हमने 40 क्वेश्चंस कवर करे हैं फंडामेंटल राइट्स के जो हैं हमने अगले 40 क्वेश्चन करे हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 उसमें हमने 35 क्वेश्चंस कवर किए थे, ठीक है। अब जो है ये पार्ट 2 था, ठीक है, ये पार्ट 2 था हमारा। अब जो है पार्ट 3 आएगा फंडामेंटल राइट्स का, और 4 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनको बता दूं कि हमने इससे पहले साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है इन सब के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट करा रखी है। आप चैनल में या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना, या फिर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर जाओगे तो आपको साइंस चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन और ज्योग्राफी चैप्टर वाइज PYQ और हिस्ट्री कोर्स करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको जो CAPF एग्जामिनेशन है और CDS एग्जामिनेशन है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और पॉलिटी की जो सीरीज़ हमारी ये चली रही है, इसमें भी हमने प्लेलिस्ट में लेक्चर वाइज जो है बिल्कुल सीरियल से अरेंज करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।